4 एलिमेंट्स हमने कौन कौन से देखने, इसमें लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और एक सुपरविजन। तो ये चार्ट यहाँ पे क्या कहता है, देखो पूरी डायरेक्टिंग के अंदर जो डायरेक्टिंग का पार्ट है उसमें हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना था, मीनिंग देखनी थी, उसके अंदर एलिमेंट्स की बात करनी थी। कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है, बोलो बोलो आगे आगे बोलो, एक होता है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लीडरशिप से जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से आएगा, लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी होती है, कितनी टाइप ऑफ लीडरशिप होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है, उसके बाद हमारे पास आता था क्या, मास्लो हायरार्की नीड ऑफ मोटिवेशन। जो हमने मोटिवेशन पढ़ना था, मोटिवेशन में हमारे पास क्या थे, एक तो मोटिवेशन का प्रोसेस था और एक तीसरा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ये जहाँ से इंपॉर्टेंट है केस स्टडी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो कितनी नीड बताई थी मास्लो ने, बताओ फटाफट, स्टार्टिंग से शुरू करो। बेसिक, जिसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं, सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम और लास्ट में कौन सी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेट करने के 2 तरीके, या तो फाइनेंशियल या बोलो, फाइनेंशियल मोटिवेशन कर सकते हो या नॉन फाइनेंशियल, नॉन मोटिवेशन बोल सकते हो। अगर हम बात करें तो मोटिवेशन में नॉन फाइनेंशियल का मैंने कोड बताया था इसको याद करने का, और उसको किसी को कोड याद है तो बता दो। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए मैंने कोड बताया था कि इस कोड को याद रखना है, तो सारे इसके एलिमेंट याद रहेंगे। वो क्या था, वो क्या था हमारे पास, सी रोज, याद आ रहा है, सी रोज। सी रोज से क्या था हमारे पास, सी से क्या था, करियर एडवांसमेंट, आर से क्या था, रिकॉग्निशन, ओ से क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एस से क्या था, स्टेटस, और ई से क्या था, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट या एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। क्लियर, याद आ रहा है। हाँ, जो बहुत सारे पॉइंट हैं, जॉब एनरिचमेंट भी बहुत सारे हमने इसको इतने ही पॉइंट में डिस्कस किया था, इसलिए मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हम देखते हैं जो हमारे पास सीधा बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक के टॉपिक्स तो आंसर पे आ गए। देखो मोटिवेशन पे आते हैं सबसे पहले। देखो जी, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, नेम द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिज़ायर गोल। किसी की मीनिंग ही बता दी इसने, आपको बताना है वो कौन सा प्रोसेस है, बताइए। ये किसी एक एलिमेंट की मीनिंग है। वैसे तो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसी की बात हो रही है, बट जब आप पूरे चैप्टर के बाद एंड में जब ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ये किस चैप्टर के अंदर है। या ध्यान समझो ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ पे जब कोई फंक्शन बोलेगा, नेम द फंक्शन, तो याद रखना उसका आंसर होगा या तो प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बीच में, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यही है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं पूछ रहा, प्रोसेस पूछ रहा है। तो प्रोसेस का मतलब है ना, तो प्रोसेस का मतलब कोई, ना ना ना, मैंने कहा ना किसी की मीनिंग, अगर आपको मीनिंग याद होगी तो आप बता दोगे। तो ये मोटिवेशन की ही मीनिंग है, लीडरशिप की मीनिंग थोड़ी ना है। लीडरशिप कोई प्रोसेस है, स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग पीपल थोड़ी ना है। ठीक है ना, दिस इज अ what, this is a motivation. Motivation is a process of stimulating and inspiring people at work to accomplish desired goal. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 खुद पढ़िए और बताइए कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है, कीजिए। विच इंसेंटिव इज बीइंग ऑफर्ड, कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है इसमें, बताइए, बताओ ओजस्विनी बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, इन स्पाइट ऑफ रिसेशन नो वर्कर विल बी रिचेंज फ्रॉम द जॉब, किसी भी वर्कर की नौकरी नहीं छिनेगी। तो ये कौन सा है बताओ, जॉब सिक्योरिटी। ठीक, करेक्ट। अच्छा, अब 20th क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, और पहले से मैं इशारा कर देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वैसे ही मैंने आपको बताया जब भी केस स्टडी हो और केस स्टडी बड़ी हो
तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या काम करो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा मुझे ढूंढना क्या है। कहीं ऐसा ना हो बड़े पैराग्राफ को पढ़ते टाइम हम खो जाए, भटक जाए। तो बेस्ट थिंग इज़ व्हाट, वी शुड रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे है रिक्वायरमेंट। बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ स्टेट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। वेरी इजी। 4 एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, कोई भी 2 एलिमेंट इस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस हुए, बस वो 2 एलिमेंट आपको बता देने। फटाफट पढ़ो पैराग्राफ, पढ़िए। बताइए कौन से 2 एलिमेंट का यहाँ डिस्कशन कर रहा है, कौन से 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं। मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, और वो लाइन बताओ कौन सी लाइन से आपको ऐसा लगा। हाँ, गाइडेंस, गाइडेंस किस में दी जाती है, गाइड करते हैं हम कौन सा काम कैसे करना है। तो कौन सा काम कैसे करना है मतलब आप सीनियर हो, वो आपके अंडर काम करते हैं, तो सुपरविजन है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा, बताओ जशनी, तुम भी बताओ इसमें क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, हो सकता है पूरे पैराग्राफ में चारों एलिमेंट लग रहे हो, 3 एलिमेंट लग रहे हो, वो पूछ 2 रहा है। लीडरशिप भी हो सकता है, आप कोटिंग द लाइन बता दो कि इस लाइन से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लीडरशिप फॉलो करवाई जा रही है। लीडर क्या होता है, लीडरशिप की डेफिनेशन देख लो एक बार। जरूरी नहीं है गाइडेंस का मतलब सुपरविजन है, सुपरविजन का मतलब होता है वैसे टू ओवरसी द वर्क ऑफ पीपल बीइंग परफॉर्म। गाइडेंस वैसे सुटेबल लीडरशिप के लिए, गाइडेंस का मतलब लीडरशिप से ही निकल के आता है। गाइड हम तभी करते हैं, जैसे ना महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन है इंडियन टीम का, तो वो गाइड करेगा, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। हाँ, तो एक काम करते हैं, 20th क्वेश्चन को अभी आप 2 एलिमेंट बता दो, फिर हम इसको देखेंगे क्या आंसर लगा है। मेरे ख्याल से एक तो लीडरशिप लग रही है, और दूसरा बताओ फटाफट, मोटिवेशन लग रहा है, ठीक है। बट स्टिल हम इसको आंसर एक बार देख लेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ऐसे क्वेश्चन को करना मत भूलना। कैसे क्वेश्चंस, जहाँ पे आपसे पूरा क्वेश्चन का निचोड़ पूछ ले, पूरे चैप्टर का निचोड़ पूछे, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। रहीम वॉज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेजेस बेसिस, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ हिज फैमिली। भाई बहुत दिक्कत है, डेली वेज पे काम करता है, कहाँ पैसे आते होंगे। हिज डॉटर फेल इल, बीमार हो गई उसकी डॉटर। ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर ट्रीटमेंट। ओह, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हर ट्रीटमेंट बी पार्टिसिपेटेड इन द साइकिल रेस एंड वॉन द प्राइज मनी। उसने क्या किया, एक्सपेंस को मीट करने के लिए उसने कहीं पार्टिसिपेट किया साइकिल रेस में, और वहाँ से जीत गया। द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब विच ही हैप्पीली एक्सेप्टेड। भाई वो तो होना ही था, ऐसी जॉब मिल गई उसको कि उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, जॉब छोड़ने के बाद भी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो। बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई द नीड ऑफ रहीम दैट आर बीइंग सेटिस्फाइड। बताओ, मास्लो की नीड का क्वेश्चन है, वो लाइन बताओ कि उसकी कौन सी नीड फुलफिल हो गई। बहुत आसान है, बताइए। और उसके अलावा ऑल्सो एक्सप्लेन 2 अदर नीड्स ऑफ रहीम फॉलोड बाय अबव दैट आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। कौन सी सेटिस्फाई हो गई और उसके बाद की 2 नीड बता दो, बोलो। पहले इसमें ये पता करो कि इसमें कौन सी नीड पूरी हुई है। नीड कौन सी पूरी हुई है, इसमें सिक्योरिटी पूरी हुई है, जरा चेक करो। जीवन भर सुरक्षित हो गया ना, परमानेंट जॉब मिल गई उसको, समझ गए। पहले भी काम तो कर ही रहा था वो, लेकिन काम ऐसा कर रहा था, पता नहीं काम डेली मिले ना मिले, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ऐसी वाली जॉब थी उसकी।
लेकिन अब उसकी जॉब कैसी हो गई है, परमानेंट जॉब हो गई है, प्लस फ्यूचर सेफ हो गया। तो सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अलावा कौन सी नीड्स होती हैं बताओ? सोशल होती है, एस्टीम होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। इनमें से कोई दो आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों का कंटेंट बहुत वीक है, अभी आप लोग नहीं बता पा रहे हो, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो, बीएसटी को दे नहीं रहे हो, और वही क्वेश्चन आ रहा है, कोई नया नहीं है। तो मैं आज बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो सिर्फ आपको हेडिंग याद हो, अंदर का मैटर ही भूल गए हो आप। सिक्योरिटी याद है, सिक्योरिटी में क्या होता था यही याद नहीं। सेल्फ एस्टीम याद तो है, ऐसा सुना था वर्ड, अंदर मैटर ही याद नहीं है। तो ऐसे मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब लिखना है, अब ऑब्जेक्टिव का काम नहीं है, लिखना है अब। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पढ़िए 27 और बताइए इसका डायरेक्ट आंसर मुझे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। सुपरविजन के ऊपर क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है इसका आंसर। पढ़िए आराम से। राइट, तो फ्यूचर आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर इंडिया का क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल में और प्रोफेशनल लेवल में तो ओपन बुक एग्ज़ाम आ ही चुका है। आने वाले टाइम पे 12th लेवल पे ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, जहाँ जहाँ केस स्टडी पेपर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसमें, सजेस्ट वेज विच विल हेल्प सुपरवाइजर टू हैंडल द प्रॉब्लम। सुपरवाइजर अपने लोगों से काम कैसे करवाए, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। फर्स्ट पैरा बोल रहा है, देयर आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप न्यू काइंड ऑफ वर्क। वर्कर जो है पुराना ही काम करना पसंद करते हैं, अचानक से डिमांड बढ़ गई, फॉर्म वांट्स टू मीट एक्सेस ऑर्डर, द सुपरवाइजर फाइंड डिफिकल्ट टू कॉप विद द सिचुएशन। तो भाई क्या कर सकते हो आप, काम तो करना है, काम तो करवाना है, तो काम कैसे करवाओगे, इंसेंटिव दो उनको, उनको बोलो जितने ज़्यादा घंटे काम करोगे उतना कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, एम्प्लॉय का शेयर मिलेगा, ऐसे उनको लालच दो, यही इसका आंसर है। ठीक है, ट्रेनिंग की जरूरत तब पड़ती है, नहीं तुम ऐसा बोल रही हो कि इसमें ट्रेनिंग हो दे सकते हैं ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत तब पड़ती है जब वर्कर काम करने को राजी है, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम काम कैसे कराएं। यहाँ पे वर्कर का मन ही नहीं कर रहा, हमेशा क्या है, ऊबर इनएबिलिटी व्हेन द एनी न्यू वर्क इज गिवन टू देम। जैसे हो रहा है ना, कोई मेरा नया चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को बोरिंग फील होता है, पढ़ा हुआ चैप्टर पढ़ाया तो आप कहते हो हाँ सर अच्छा लग रहा है, तो क्या किया सकता है, नए चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, नए चैप्टर को स्टोरी वाइज सुनाया जा सकता है, नए चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले अटेंडेंस बोनस दिया सकता है कि भाई जो मेरी क्लास में एकदम करेक्ट टाइम में ज्वाइन करेगा उसको ये मिलेगा, पे बैक बोनस मिलेगा, या पेटीएम वॉलेट पे पैसे मिल जाएंगे, वट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अब मैंने ऐसे क्वेश्चन में बार बार आपको वार्निंग दी है, क्या वार्निंग दी है, जो भी क्वेश्चन डिफरेंस बेसिस वाले होते हैं या जिनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको एग्ज़ाम में आपसे सारे ना पूछ के कोई पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आपको अंदर का मैटर सबका पता होना चाहिए, अंदर किस में क्या लिखा है सबका पता होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। अब जैसे आपको सी रोज़ मैंने पढ़ाया, तो ऐसा नहीं है सिर्फ सी रोज़ पढ़ के चले गए, ध्रुव सर ने बोला था और बाकी छोड़ दिए। अब यहाँ पे सी रोज़ में वैसे तो कवर हो गए, देखो सी से आ गया करियर एडवांसमेंट, ओ से आ गया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, और एस से, तो मैंने जो कोड बनाया वो इंपॉर्टेंट ही है, सारे कवर अप करेगा। मेरे कहने का मतलब अंदर मैटर आपको पता होना चाहिए किस में क्या है। तब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आप सी रोज़ का यूज़ ही नहीं करवा रहा, कह रहा जो हम बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दो बस। तो स्टेटस में आपको लिखना है कि कैसे उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव से सीनियर बना दिया जाता है ना, सीएमडी बना देता है उसका स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छी छुट्टियां देना, पर्क्स देना, है ना, गाड़ी देना, उसको घूमने के मौके देना, उसको रिकग्निशन देना। करियर एडवांसमेंट, आगे बढ़ने के मौके देना, उसको पढ़ाई में हेल्प करना, उसकी फैमिली प्लानिंग में हेल्प करना, उसके बच्चे के एजुकेशन में हेल्प करना, यही सब एम्प्लॉय चाहते हैं और यही सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, और फिर से केस स्टडी पढ़ी है तो क्या करोगे, पहले ही ए और बी पढ़ लो, सॉरी ए बी सी तीनों पढ़ लो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ढूंढना क्या है।
तो आपको ईजी लगेगा, अच्छा ये मामूली सी बात ढूंढनी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें बिना केस स्टडी पढ़े ही पता होता है उसका आंसर, मतलब केस स्टडी फालतू में टाइम वेस्ट के लिए दी होती है, केस स्टडी के बहाने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है, हम उसको बिना पढ़े भी दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर केस स्टडी बड़ी हो, लेंदी हो, तो फर्स्टली रीड इट्स रिक्वायरमेंट, देन जंप टू द रीडिंग पार्ट। फर्स्ट आप पढ़ लो इसको, यहाँ से पूरा पढ़ लो, पहले इसके 3 रिक्वायरमेंट पढ़ लो, फिर मुझे आंसर बताओ। बताइए, पढ़िए। ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बता दो कौन सा फंक्शन लगा है। डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग ही होगा, अगर पूरा चैप्टर पढ़ रहे होते तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती। नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन, अब चारों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट यहाँ लग रहा है वो बता दो। और स्टेट एनी 3 फीचर्स, और जो एलिमेंट अगर बी सही तो सी भी गलत सही, अगर बी गलत चूज कर लिया सी भी गलत, तो कौन सा एलिमेंट चूज किया ऊपर, कौन सा, बी पार्ट में मोटिवेशन। तो मोटिवेशन फीचर्स क्या हैं, क्या होता है मोटिवेशन, कैसा होता है बताओ। ये इंटेंजिबल होता है ना, ये बिहेवियरल होता है, और बताओ क्या होता है मोटिवेशन, ये इंटरनल फीलिंग होती है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना, वेरी गुड, यही इसमें देखना था। 20 और 22 का हमें आंसर देखना था, तो 20 का तो ये देख लो जी, सुपरविजन और मोटिवेशन। लीडरशिप नहीं आ रहा, तो इसमें हमें कहाँ फंस गए हम, मीनिंग एक बार देख लेंगे। सुपरविजन कह रहा है कि जो एलिमेंट यूज होता है सुपरविजन था, क्योंकि इट मीन्स गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर हमें कन्फ्यूजन है कि नहीं लीडरशिप नहीं मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं कम्युनिकेशन है, तो हमें उसकी मीनिंग एक बार पढ़ लेनी चाहिए। और दूसरा मोटिवेशन हमने पकड़ लिया था। और बताओ और किसका आंसर देखना था। 22 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास, पहली दोनों नीड पूरी हो रही हैं, बेसिक और सेफ्टी, और उसके अगली दो कौन सी हैं, सोशल और सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। बोलो, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो लीडरशिप बेस पे होंगे। और लीडरशिप का मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लेज रेजेस फेयर, ठीक है ना। तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। एक 22 करो आप, 22 क्वेश्चन, इसमें आपको स्टाइल बतानी है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ उमंग गुप्ता एंड ड्रॉ द डायग्राम। याद है मैंने बताया था यहाँ पे डायग्राम ज़रूरी है। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, ऑटोक्रेटिक में सिर्फ वो बोलेगा, डेमोक्रेटिक में दोनों बोलेंगे, लेजर स्फीयर में सब बोलेंगे, मिलजुल के बोलेंगे। तो डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। पढ़िए उमंग गुप्ता वाली की स्टडी और बता दीजिए, एक लाइन पढ़ के बता दीजिए कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहा है, ठीक, बताइए। अब जिसने पढ़ लिया उसको देखो, ओजस्विनी कह रही है ये वाली लाइन, एवरीबडी अग्रीड टू वर्क एज अ टीम बिकॉज द बिहेवियर ऑफ उमंग गुप्ता वॉज पॉजिटिव टूवर्ड्स द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हैंस एवरीवन पुट इन एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स एंड टारगेट वर मीट ऑन टाइम। ये तो है रिजल्ट, ये तो है रिजल्ट। क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो है रिजल्ट क्या हुआ, कमल गुप्ता जी ने किया क्या, ऐसा ये देखना पड़ेगा ना। गुप्ता जी ने क्या किया उसके लिए लाइन बताओ मुझे। गुप्ता जी ने यहाँ से देखो, यहाँ से, सो ही हैड अ मीटिंग विद हिज एम्प्लॉय इन विच एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर वॉज प्लान्ड, एवरीबडी एग्रीड टू वर्क एज अ टीम बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ उमंग गुप्ता। पहली बात ना, यहाँ पे जो मैटर है ध्यान से समझो, मैटर जब फॉर्मल होता है, मैंने कहा था लेजर्स फेयर में ना मैटर इनफॉर्मल होता है, ज़रूरी वाला मैटर नहीं है। यहाँ पे क्या है, मैटर इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू वर्क है, तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक में से एक होगा। तो यहाँ पे क्या है, अर्जेंट काम है, कंपनी से मुद्दे से रिलेटेड है, तो ये ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक में से एक होगा। अब आप बताओ क्या है, दिस इज डेमोक्रेटिक। समझ में आया ना, पार्टी शार्टी की बातें जब होती हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है, तो वहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो लेजर फेयर जाता है, ऐसा होता है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आंसर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, ठीक है।
इसमें ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक दोनों के दूसरा नाम भी है, ये ध्यान रखना। पार्टिसिपेटिव अप्रोच बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक को, ठीक है ना। और उसको क्या बोलते थे, बॉस सेंटर्ड, ठीक है ना, उसको बोलते थे बॉस सेंटर्ड। और डायग्राम आपको बना के रखना है, ये देखो ये रहा डायग्राम, दोनों तरफ फ्लो है। फ्लो मतलब आ भी रहा है जा भी रहा है, आ भी रहा है जा भी रहा है, ऐसा फ्लो बना के रखना है। सर्कल भले मत बनाओ आप, लेकिन फ्लो बनाना है, फ्लो, ठीक है। और फ्लो में बता देना कि ए सुपीरियर है और बी सी डी ई इसके क्या हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक लास्ट का कम्युनिकेशन, इस चैप्टर का कम्युनिकेशन में आप बताइए जो जो चीज़ हमने पढ़ी थी, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, थोड़ा सा बड़ा था कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फीचर्स, कम्युनिकेशन का क्या होता था एक बताओ, प्रोसेस, इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप पहला बताओ, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो, ए और बी। फ्रॉम द एबव पैरा कोट लाइन दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जो ऑफिशियल होता है, जो रेलेवेंट बातें वहाँ पे होती हैं, काम से रिलेटेड बातें जो होती हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। इनफॉर्मल जो काम से रिलेटेड नहीं है और जहाँ पे हायरार्की फिक्स नहीं है, कोई किसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो इनफॉर्मल है। चलिए दो दो फीचर्स बताने, नहीं दो दो फीचर नहीं, इनफॉर्मल के दो फीचर्स बताने, चलिए जल्दी से कीजिए, 37 करिए, बताइए इसका आंसर क्या लगता है। हम्म हम्म हाँ, जहाँ ब्लड डोनेशन की बात हो रही है, जहाँ कंपनी से मतलब नहीं है, हमारे टारगेट से मतलब नहीं है, जब हम अपार्ट फ्रॉम कंपनीज पर्पस बात कर रहे हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल मैटर्स है। और जब हम कंपनी के टारगेट, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पैसों की बातें कर रहे हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल के दो फीचर्स बताओ, जल्दी से बताओ इनफॉर्मल के दो फीचर्स। पहला तो ये स्पीड होती है, इसमें स्पीडी होता है, और ये फुलफिल करता है सोशल नीड्स को, जो जो हमारे जो वो हैं, जो मैटर हमारे उसमें पूरे नहीं होते किसमें, फॉर्मल में, उसको फुलफिल कर देता है कौन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, मैं आपको वादा दिलाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस जो रिविजनरी मैं आपको भेजता रहता हूँ यूट्यूब वाली, उसको आप देखते रहोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी डेली ही क्लास हो रही है, समझ रहे हो। उसको आप 1.25 पे कर लिया करो, इवन 1.5 पे भी चलाओगे ना तो भी ऐसा लगेगा सर तेज़ नहीं बोल रहे, सर थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करा रहे हैं। तो 1.5 या 1.25 करके स्पीड देखना एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वो सच में ही बड़ी मेहनत से बनाई गई वीडियोज़ हैं, स्पेशल टाइम निकाल के, और कई तो क्लास की ही रिकॉर्डिंग्स हैं, यानी जो हमने क्लास ली है उसी की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो और आपको लगेगा कि हाँ हमारी ही क्लास का डिस्कशन है, ठीक है। चैप्टर वाइज आप मांग सकते हो, इवन इवन टॉपिक वाइज मांग सकते हो, अगर आपको नहीं मिल रहा प्लेलिस्ट में तो आप टॉपिक वाइज मांग सकते हो, सर कंट्रोलिंग का वीडियो भेज दो, या सर कंट्रोलिंग में ये टॉपिक का भेज दो, डायरेक्टिंग के सुपरविजन का भेज दो। तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कम से कम 70 वीडियोज़ हैं, सोच सकते हो आप, 70 वीडियोज़ सिर्फ कौन सी, BST क्लास 12th की। और देखा जाए तो पूरे चैनल में, मैं आज देख रहा था, आज मैं सरप्राइज़ हो गया कि मैंने इतनी वीडियो बना रखी अपने चैनल पे, तो साला कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर के भी नहीं होगी। वो बीवी की वाइन्स वाले की देख लो, उसकी भी इतनी वीडियो नहीं होगी, मेरी 500-600 वीडियोज़ हैं यूट्यूब में। मुझे सरप्राइज़ आज ये लगा। चलो खैर, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि सब्सक्राइबर कम हैं या लाइक्स कम हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि जो भी वीडियो देखता है उसको समझ में आती है और उसको काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रह कि मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ हम सीधा आंसर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट थे डायरेक्टिंग में। एक मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये ध्यान रखना है आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, सेंडर होता है, सेंडर के पास मैसेज होता है, मैसेज को एनकोड करता है, मीडिया चूज़ करता है, फिर मैसेज जाता है रिसीवर के पास, फिर वो डिकोड करता है और फिर उसको फीडबैक देता है वापस किसको, बताओ, सेंडर को। तो ये याद रखना है, दिस इज़ व्हाट, क्या है हमारा ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और हमने कम्युनिकेशन में देखा था नेटवर्क्स, देखा था हमने, ये देखो
कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल में देखा था हमने, चेन नेटवर्क होता है, व्हील होता है, सर्कुलर होता है, फ्री फ्लो होता है और एक इन्वर्टेड वी होता है। डायग्राम के साथ याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था इसको। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल एक बार आपको अपनी बुक से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस चार्ट से देख लेना, चाहे मेरे नोट से देख लेना, मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट में बना रखा है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का डिफरेंस, ठीक है। बस इस तरीके से ये पूरा चार्ट हमने डायरेक्टिंग का देख लिया। एक बार और ये देख लो चाहे चार्ट। डायरेक्टिंग क्या है? इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सीधा डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट्स लिख दो, मीनिंग पूरी हो जाएगी। कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास? 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। एक इसने कौन सा नहीं लिखा? सुपरविजन। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी किसका पार्ट है? मोटिवेशन का पार्ट है। 5 नीड्स हैं इसकी। लीडरशिप ये रही, लीडरशिप 3 होती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर। कम्युनिकेशन में हमने देखा था, कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। इस तरीके से हमारा ये डायरेक्टिंग का चैप्टर ब्यूटीफुली खत्म विद केस स्टडीज। ठीक है जी, समझ में आया सारा? बोलो। तो इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, इसको आप जब मन करे देख लेना। इसको मैंने आज पूरा ही क्वेश्चन मेरे मन में था कि पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्लास लूँगा ही नहीं इसकी, ठीक है। तो इसको भी आप जब मन करे तो देख सकते हो, ठीक है जी, बोलिए।